प्रधानमंत्री का आज संसद में भाषण दे रहे थे। संसद का आज विशेष सत्र था। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। उनके भाषण से लगा जैसे वो बहुत ज्यादा बैकफुट पर है, स्लिप ऑफ टंग था। उनके भाषण में बहुत ज्यादा ये कोशिश की जा रही थी कि हम लोकतंत्र के बहुत बड़े हिमायती हैं, हम सब पार्टियों को मिला जुला के चलते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई तमिलनाडु से। तमिलनाडु से ये खबर आई है कि AIADMK जो पार्टी है डीएमके के अपोजिशन में, जयललिता की जो पार्टी थी, उसने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। सोचिए, उत्तर भारत में उदयनिधि के बयान को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही थी। यकीन मानिए, अगर कांग्रेस ने कमर कस ली और वो अगर चाहे तो मनुवाद खत्म हो सकता है। दरअसल जो कांग्रेस में सवर्ण नेता हैं वो कभी चाहते ही नहीं है कि इस देश में संविधान पूरी तरह से लागू हो, जातिवाद मनुवाद खत्म हो और सारे संवैधानिक अधिकार सबको मिले। पार्टी कोई भी हो, उनको मनुवाद नहीं छोड़ना अगर वो सवर्ण लीडरशिप है तो। सोचिए, डीएमके ओबीसी की पार्टी है, पेरियार की पार्टी है, पेरियार की आइडियोलॉजी है। AIADMK की संस्थापक जो बड़ी नेता थी जयललिता, वो ब्राह्मण समाज से थी। अब उनके न रहने के बाद, वो थी भी तो, और न रहने के बाद वहां भी जो ओबीसी की पार्टी है, ओबीसी के नेता AIADMK में, उनको लगता है कि हम तमिलनाडु में धर्म के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। लेकिन ये बात हिंदी पट्टी में भी अब लगभग फैल चुकी है। चाहे चंद्रशेखर राय हो जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो यूपी में, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत ज्यादा बाबा साहब के संवैधानिक अधिकार उनको आजादी के समय ही मिल गया। उनमें शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा है। भारत में अभी भी सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट PhD करते हैं। सबसे ज्यादा एजुकेशन अगर धर्म के लिहाज से देखेंगे तो वो बुद्धिस्ट हैं। शेड्यूल कास्ट का जो एजुकेशन है, जो उनका शैक्षणिक जो नॉलेज है, वो बहुत बड़ा है। ओबीसी को अभी सोचिए 92 में रिजर्वेशन मिला है। तो जो किसान जातियां हैं, जो ओबीसी हैं, वो शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं। और जैसे जैसे ओबीसी और किसान जातियां पढ़ते लिखते जा रहा है, चाहे सर छोटू राम को पढ़ना हो, चौधरी चरण सिंह को पढ़ा हो, तो ये तमाम लोग अब अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हो रहे हैं। और धर्म के नाम पर अब उनको बरगलाया नहीं जा सकता है, उनका वोट नहीं लिया जा सकता है। ये समस्या सबसे ज्यादा बिहार और यूपी में तो अब बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ये समस्या सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर राजनीति वहीं हो रही है जहां जहां बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो। आज संसद में एक ओबीसी सांसद गिरधारी यादव ने खुलकर कहा कि अब धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जो कि संविधान का उल्लंघन है। संविधान में ऐसा प्रावधान है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। अब कुछ लोग, ये तमाम सवर्ण पत्रकार कभी भी जाति का मुद्दा उठाते नहीं है। सोचिए, जाति जो है वो भारत की गरीब प्रॉब्लम है। संविधान में बाकायदा इसके सॉल्यूशन बताए गए हैं। भारत में जिन लोगों ने जातियां बनाई थी उसको खत्म करके भारत को बाबा साहब ने SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समाज, रिलीजियस माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी में बांटा है। और आज के डेट में कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको संवैधानिक अधिकार नहीं मिला हुआ है। SC समाज को रिजर्वेशन है, ST को रिजर्वेशन है, OBC को रिजर्वेशन है और जनरल कैटेगरी के लोग रिजर्वेशन है। मैं जब रिजर्वेशन की बात करता हूं, SC, ST, OBC की बात करता हूं, इसका मतलब है कि आप सिख धर्म के भी हो सकते हैं तो भी आप OBC और SC हो सकते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है। अगर आप हिंदू हैं तो भी SC, ST, OBC हो सकते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार है। क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो तो भी OBC और ST हो सकते हैं आप। तो ये तमाम चीजें हैं जो धीरे धीरे सोशल मीडिया ने इसको घर घर पहुंचा दिया। इस मोबाइल का चमत्कार देखिए कि तमाम SC, ST, OBC के हजारों युवा पत्रकारिता कर रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सजग हो रहे हैं और वो तमाम तरह के पोंगापंथ, धार्मिक कर्मकांड, कुरीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। और इसका नतीजा है कि घर घर में SC, ST, OBC के लोग जागरूक हो रहे हैं और वो अपने धर्म के प्रति भी सचेत हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों के भी प्रति सचेत है। लेकिन अब उसे धर्म के नाम पर कोई ठग नहीं सकता है।
धर्म के नाम पर उनका कोई शोषण नहीं कर सकता है, धर्म के नाम पर उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। धर्म उनके आस्था का विषय है, निजी मसला है। वो जानते हैं कि धर्म हमारा आस्था है, निजी मसला है, लेकिन हमें तरक्की मिलेगी पढ़ाई लिखाई, हॉस्पिटल अस्पताल से, कलेक्टर इंजीनियर बनने से। धर्म के नाम पर वही लोग राजनीति कर रहे हैं जो इसके लाभार्थी हैं, जिन्होंने जाति के नाम पर लाभ उठाया, और जब वहां वो कमजोर पड़े तो अब धर्म के नाम पर वो लाभ उठा रहे हैं। तो ये समझा जाने लगा है, और इसीलिए खेल बहुत बढ़ गया है, पानी बहुत बह गया है नदी में। और अब हिंदी पट्टी में भी मुझे लगता है कि रोजगार बेरोजगारी मुद्दा है, और धर्म के नाम पर जो राजनीति 10 साल में पीछे 90 के दशक से आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, तो क्या बीजेपी अपने पीक पर पहुंच चुकी है और अब धर्म की राजनीति लगभग असंभव हो चुका है। वहीं जिस तरह से गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन, जिसको इंडी कहा जा रहा है, इंडी गठबंधन, टीवी अखबार जो है वो इंडी गठबंधन कह रहा है। इंडी मतलब ए मतलब अलायंस, उसी तरह से अब लोग उधर से जवाब भी देने लगे हैं और बीजे पार्टी कह रहे हैं। बीजे मतलब भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को पी हटा के बीजे पार्टी, आरएसएस संघ, आरएस संघ, उसके बाद एनडी गठबंधन। तो जवाब दोनों तरफ से मिला। लेकिन मैं बहुजन नेताओं से कहता हूं, सोचिए कांग्रेस ने 10 साल मीडिया का प्रताड़ना झेला और वो मीडिया के खिलाफ बायकॉट करके आ गया। बहुजन समाज, बहुजन नेताओं को तो पूरी तरह से मीडिया का बायकॉट कर देना चाहिए, और एक शर्त हो, एससी एसटी ओबीसी के लोग ही प्रवक्ता बनाए जाए जो बहुजन समाज के दल हैं, और शार्प लोगों को प्रवक्ता बना जाए जो इनको काउंटर कर सके। रिलीजियस टेम्परामेंट का काउंटर सिर्फ जो एससी एसटी ओबीसी के कंस्टिट्यूशनल राइट्स है वही है। बीजेपी को आप तभी हरा सकते हैं जब एससी एसटी ओबीसी की बात करेंगे, उसके संवैधानिक अधिकार की बात करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे। जातिवाद को आप तभी हरा सकते हैं जब आप जाति जनगणना की बात करेंगे, और ये लगभग इंडिया गठबंधन को पता चल गया, इंडिया को पता चल गया है जो, और वो 2024 में जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। अब संसद में आज प्रधानमंत्री की जो भाषा थी उसमें लगता था कि बड़ा प्यार है, अपनापन है, और वो विपक्षी दलों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उनमें। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको इस, और विश्लेषणकर्ता जो हैं, जो विश्लेषक है, वो कह रहे हैं कि कहीं ये वो पॉलिटिकल रूप से अपने आप को अब कमजोर तो नहीं महसूस कर रहे हैं। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू से उनका 36 का आंकड़ा हो गया, अकाली दल उनसे दूर जा चुका है जो सबसे बड़ा गठबंधन था, शिवसेना उनसे दूर जा चुका है जो उनका बड़ा गठबंधन था, आज तो एआईएडीएमके ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। तो इस सबसे साफ है कि बीजेपी अपना पूरा शवाब देख चुकी है, उफान देख चुकी है, और वो फलक नाप चुकी है। अब उसके नीचे आने का समय शुरू हो गया 2024 में। तो ये एक संकेत मिल रहा है, लेकिन कोशिश हो रही है। लालू यादव ने जो एक आसान सा फॉर्मूला सुझाया, उन्होंने कहा कि बड़े राज्यों में 10 सीटें और छोटे राज्यों में 5 सीट काट दिया जाए तो बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा, 150 सीटों पर वो सीधे धराम से आ जाएगी। तो दक्षिण भारत में ही 150 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक में देखते हैं क्या होता है। लेकिन कर्नाटक में अगर जेडीएस से गठबंधन होने के बाद भी बीजेपी कांग्रेस को रोक पाना मुश्किल है अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा तो। लेकिन सबसे जो इसकी वजह जो है, पता नहीं मुझे कांग्रेस के थिंक टैंक क्या सोचते हैं, अभी भी धर्म के नाम पर 40% वोट बीजेपी के पास है, जिसमें 15% सवर्ण वोट, 10 से 15%, और 15 से 20% ओबीसी के वोट है। लेकिन 30% से 40% ओबीसी वोट उससे हटा है। शेड्यूल कास्ट के लोग नाराज हैं, शेड्यूल ट्राइब नाराज हैं, ओबीसी नाराज है। जिस तरह से सवर्णों का तुष्टीकरण हुआ, और अगर बीजेपी हारती है तो उसका सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको टीवी अखबार वाले पत्रकारों को देना पड़ेगा, जिन्होंने बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता से काट दिया और उनको महसूस कराया कि नहीं, आप जो कर रहे हैं सब अच्छा है। कई बार कबीर किसी की लाइन है, मुझे याद नहीं कबीर की है किनकी है, कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो बीजेपी को निंदा कोई करने वाला नहीं था, मीडिया ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे, और सारे जगह पर सवर्ण समाज ने तुष्टीकरण शुरू कर दिया, नौकरियां खत्म की जाने लगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी किसानों के अधिकार नहीं छीने जाने लगे, तमाम आंदोलनों को कुचल दिया गया।
विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के साथ भर दिया गया। तमाम बड़े बड़े पदों पर पिछले लोगों का प्रमोशन रोक दिया गया, एक्सटेंशन दिया जाने लगा अपने मनपसंद अधिकारियों को। तो इस वजह से और सबसे राहत सहा काम सोशल मीडिया ने किया है। सोशल मीडिया की वजह से मीडिया का जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, जो लोकतांत्रिककरण हुआ है, घर घर लोग पहुंच गया है, मोबाइल है, लोग बात कर रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं। और सबसे ज्यादा बीजेपी को नुकसान जो है वो सोशल मीडिया से हो रहा है। घर घर तक लोगों के पास बातें पहुंच रही है रोकने के बाद भी। तो ये स्थिति है। और आज प्रधानमंत्री की जो भाषा थी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, इससे साफ लग रहा था कि वो किसी भी अब 2024 को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। और ओबीसी का साथ उनसे छूटता जा रहा है क्योंकि ओबीसी को कुछ मिला नहीं है। सवाल वही है कि अगर कांग्रेस ने गलतियां न की होती 2014, 2009 में और उसके बाद फिर जो यूपीए 1, यूपीए 2 में बीजेपी ने तभी ओबीसी को ग्रैब किया जब कांग्रेस ने उसके लिए कुछ नहीं किया। खैर देर सवेर कांग्रेस के पाले में बात समझ में आने लगी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो शेड्यूल कास्ट लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, जो ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, जो ट्राइबल लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, जो मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, ये एकजुट होती दिख रही हैं। लेकिन कांग्रेस के जो सबल लीडरशिप है, चाहे किसी भी पार्टी के जो सबल लीडरशिप है, वो अभी भी धर्म के एजेंडे पर बैकफुट पर नहीं खड़े। बीजेपी के आपको हराना है तो आपको धर्म के मुद्दे से हटकर उसको जाति जनगणना, रिजर्वेशन, निजीकरण में आरक्षण, सरकारी कंपनियों को जिस तरह से प्राइवेट किया जा रहा है, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आपको बात करनी पड़ेगी। और इस मामले पर आप बीजेपी को हरा सकते हैं। और वो होता दिख रहा है। कंसेंसस लगभग समझ में आ गया है तमाम पार्टियों को कि आपको एससी, एसटी, ओबीसी की ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सवर्ण समाज का एक मुश्त वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा है। तो ऐसे में आपको ओबीसी पर फोकस करना होगा। मुस्लिम समाज आपके साथ है, शेड्यूल कास्ट आपके साथ है, शेड्यूल ट्राइब आपके साथ है। ऐसे में ओबीसी वोट को आपके पास लाना पड़ेगा। और इसलिए हो सकता है 2024 से पहले ओबीसी को लेकर बड़ी घोषणाएं हो। संसद का जो विशेष सत्र है उसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। आज तो पहले पुराने संसद से लोग नए संसद में कल शिफ्ट करेंगे, उसको लेकर आज का पूरा दिन निकल गया। लेकिन विपक्ष बहुत तेजी से हमलावर रहा और उन्होंने सरकार को एहसास कराया कि जब समय खत्म हो रहा है आपका, तब आप जाकर सहमति की बात कर रहे हैं। अदरवाइज आप डिक्टेटरशिप की तरह देश चला रहे थे, सरकार चला रहे थे। लेकिन कोशिश थी बीजेपी की कि वो इवेंट करेगी और नए संसद का क्रेडिट लेगी। लेकिन फिलहाल उनको उल्टा पड़ता दिख रहा है। और नए संसद के बहाने जो विशेष सत्र आया है उसमें विपक्षी नेता जो है वो ज्यादा हमलावर हैं और उनके वीडियोज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। कल का दिन कैसा होगा ये देखेंगे। 5 दिनों का सत्र। लोग कह रहे हैं कि महिला आरक्षण का कार्ड बीजेपी खेल सकती है। वैसे में अगर वो महिला आरक्षण लाती है और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि फिर भी उससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन उन्होंने सवर्ण समाज को दिया। सवर्ण तो उनको पहले से वोट दे रहे हैं, सवर्ण महिलाएं भी उनको वोट दे रहे हैं। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी का अगर उसमें रिजर्वेशन नहीं मिला तो एससी, एसटी, ओबीसी की नाराजगी और बढ़ेगी जो मैं कह रहा हूं। जाति जनगणना पर उन्होंने अगर स्टैंड नहीं लिया तो उनके खिलाफ ओबीसी की नाराजगी और बढ़ेगी। अब अंत में बचता है धर्म का कार्ड, राम मंदिर का कार्ड। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही धर्म के चुंगल से लोग निकलते जा रहे हैं। और वो उनको लगता है कि उनका जो संवैधानिक अधिकार है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां नहीं मिल रही है, जातीय हिंसा बढ़ी है सब जगह से, चाहे नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को पेंडिंग में रखा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल रखा जा रहा है, जेआरएफ नेट क्वालिफाई छात्रों को पीएचडी में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। तो सब जगह जिस तरह से जातिवाद अपना फिर से एकदम रौद्र रूप धारण करने लगा था, फन निकालने लगा था, वो उस वजह से बीजेपी के प्रति लोगों में गुस्सा जो है वो बढ़ा है। क्योंकि ज्यादातर जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जो है आरएसएस के लोगों को लगाया गया था। और उन लोगों ने एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियों के साथ जिस तरह से उनकी हकमारी की है, वो भी एक गुस्से की बड़ी वजह है। जन समाज के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान समाज के लोग जो भाषा जानते हैं, जिस भाषा में जानते हैं, अपनी बातें खुद कह रहे हैं।
ये बोलने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, तुमको ज्ञान नहीं है, तुम ही ज्ञानी हो, ये सब बातों की चिंता करना अब लोगों ने छोड़ दिया है। जब तक आपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना लिया। अब बहुजन समाज, SC ST OBC अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बहुत सचेत है, जागरूक है, और वो आपकी इस ज्ञान की और सर्टिफिकेट की परवाह नहीं करता है। चिंता मत कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में सबसे खराब वो होता है जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता है। जो दुनिया में सबसे खराब वो होता है जो दूसरे को खराब कहता है, दूसरे को नीचा कहता है, दूसरे को बेवकूफ कहता है। उससे बड़ा आत्ममुग्ध, उससे बड़ा कोई आदमी होता है क्या? और अब इनकी आत्ममुग्धता, इनका सुपरमेसी, इनकी कास्ट सुपरमेसी का लोग छोड़ चुके हैं और इनकी लोग परवाह नहीं करते। खैर, हम लोग संवैधानिक आदमी हैं, संवैधानिक दायरे में बात करना चाहते हैं, इनकी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन सोचिए, आज भी आजादी के 75 साल बाद भी संविधान है, तब इनकी भाषा सोशल मीडिया पर इस तरह से है। इनके घर वाले भी देखते होंगे। अमूमन लोग मुझे आजकल जो गाली गलौज करते हैं मेरे साथ, मैं उनको रिकॉर्ड करता हूं और कहता हूं कि मुझे एड्रेस बताइए, मैं आपके घर आके लोगों को बताऊंगा कि आपकी भाषा ये है। तो सोचिए, जिसकी भाषा में शालीनता न हो, जो हर बात पर गाली गलौज करता हो, ये मनुवादियों की सबसे पहली पहचान है कि आपसे न जीते तो आपका कद्दू काट लेंगे। ये उनकी पहली पहचान है और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों की परवाह मत कीजिए। तो हम आ रहे थे राजनीतिक सवाल पर। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैकफुट पर बैटिंग कर रहे थे, डिफेंसिव खेल रहे थे। लगता है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। उनके गठबंधन से एक और पार्टी निकल गई है और कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें 2 पार्टियों का और इजाफा हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है। और तमिलनाडु में DMK ने बड़ी लीड ली है और सबसे बड़ी बात है कि SC ST OBC, किसान जाति के लोग, मजदूर, गरीब जो हैं, वो सोशली, इकोनॉमिकली इतने प्रताड़ित हो रहे हैं कि वो और एकजुट हो रहे हैं। और बीजेपी को, अगर बीजेपी हारती है तो उसकी 2 सबसे बड़ी वजह है। जातिवाद का फंड निकालना, SC ST OBC का संवैधानिक हक छीन लेना। आज भी मोदी जी 3-4 काम कर दें, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कर दें, मीडिया, अगर उनको प्रधानमंत्री बने रहना है तो आज भी वो कोलिजियम सिस्टम खत्म कर दें, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का रास्ता सबके लिए साफ कर दें। एक दूसरा, वो प्राइवेट सेक्टर में, खासकर मीडिया में रिजर्वेशन लागू कर दें। तमाम प्राइवेट बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो सरकार ने बेचा है, चाहे वो कांग्रेस ने बेचा हो या इनके समय में बेचा है, उसमें रिजर्वेशन कर दें। या फिर जितनी PSU कंपनियां, उसकी सरकारीकरण कर दे, बैकलॉग भर दे। अगर प्रधानमंत्री मोदी आजीवन प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं तो ये काम उनको करना पड़ेगा। वो बैकलॉग भर दे SC ST OBC का, तमाम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें आरक्षण लागू कर दे, मीडिया में लागू करें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो कोलिजियम सिस्टम लागू कर दे, SC ST OBC के लिए रास्ते खोल दे तो संभव है। क्योंकि उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन शुरू कर दिया है उन्होंने। तो ये एक बड़ा सवाल है, अगर वो करें, अगर उनको प्रधानमंत्री बने रहना है तो OBC के लोगों को वोट उनको चाहिए, तो उनके संवैधानिक अधिकार को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वो जाति जनगणना के जो पुराने आंकड़े हैं वो जारी करें या वो घोषणा करें पिछले कि 1 महीने या 2 महीने में। मोदी बड़े बड़े इस तरह के अचंभित करने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। अगर वो 2 महीने में जाति जनगणना कर उसके आंकड़े जारी करे और OBC का रिजर्वेशन 27% से बढ़ाकर 50% तक कर दें, जो कि उसका संवैधानिक अधिकार है, तो प्रधानमंत्री मोदी को PM बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि इस देश में 90% वोट SC ST OBC का है, माइनॉरिटी का है। आप उनके हक अधिकार को छीनकर, उन पर अत्याचार करके, 10% लोगों का तुष्टीकरण करके आप सत्ता में नहीं बने रह सकते हैं। क्योंकि वोट से सरकार बनती है और जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, जिनकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। ये कुछ बड़े फैसले हैं, जाति जनगणना, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, मीडिया में रिजर्वेशन, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम खत्म करना। अगर ये नहीं करते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। भले उनके सलाहकार कोई हो, मीडिया वाले कोई हो, वो 2 वोट नहीं डालेंगे, 3 वोट भी नहीं डालेंगे। 90% आबादी के हक अधिकार को अलग करके 21वीं सदी में आप सत्ता में नहीं रह सकते हैं। ये बात हर पार्टी को अब समझना पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।